Welcome to my channel, Wangshan My World. चलो, A Human Guy Fall in Love with Merman का पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं। बेबी को बर्थ देने के बाद ईबो हॉस्पिटल के बेड पर सोया हुआ होता है। ऑपरेशन के बाद नर्स ने ईबो और बेबी को अच्छे से क्लीन कर दिया है। नर्स ने बेबी को एक सॉफ्ट से टॉवल से लपेट कर रखा था, ईबो के साइड में ही। ऑपरेशन के टाइम पर ईबो ने अपनी बहुत स्ट्रेंथ का यूज़ किया था बेबी को बर्थ देने के लिए, इसलिए बेबी बर्थ देने के बाद ईबो थोड़ी देर के लिए सो गया है। बेबी भी ईबो की साइड में ही सोया हुआ है। धीरे धीरे पूरा शव परिवार और शवजान रूम के अंदर आते हैं और बेबी और ईबो को सोया हुआ देखकर खुश हो जाते हैं। साथ ही साथ खुशी के मारे रो भी रहे होते हैं। धीरे धीरे ईबो भी अपनी नींद से उठ जाता है और बेबी भी उठ जाता है, तो जान ईबो और बेबी दोनों को गले से लगा लेता है। धीरे धीरे सारे शव परिवार के लोग बेबी को अपनी गोद में उठाते हैं और थोड़ी देर बाद वे लोग बेबी को जान के हाथों में दे देते हैं। फिर नर्स सब लोगों से कहती है कि अब बेबी को अपनी मदर का मिल्क फीड करना है, तो आप लोग कमरे से बाहर चले जाओ। नर्स एक बॉल में पानी और एक सॉफ्ट क्लॉथ से ईबो की ब्रेस्ट को साफ करती है और बेबी को ईबो को दे देती है और कहती है कि बेबी को अपना मिल्क फीड करवाओ। पर ईबो को बेबी को अपनी ब्रेस्ट का मिल्क फीड करवाना नहीं आ रहा होता है, तो नर्स उसे बताती है कि उसको किस तरह अपने बेबी को मिल्क फीड करवाना है और नर्स रूम से बाहर चली जाती है। फिर जान बेबी को ईबो की ब्रेस्ट के पास ले जाता है और उसके निपल को बेबी के माउथ में डाल देता है, जिससे बेबी मिल्क फीड करने लगता है। जान ईबो को उसके शोल्डर से नीचे की ओर एक ब्लैंकेट से ढक देता है, जिससे बेबी को किसी की बुरी नज़र ना लग पाए और बेबी को सर्दी भी ना लगे। साथ ही साथ ईबो को भी सर्दी ना लगे। 1 घंटे बाद नर्स रूम के अंदर आती है। तब तक ईबो ने बेबी को मिल्क फीड करवा दिया होता है और बेबी को उसने अपनी गोद में पकड़ा हुआ होता है। नर्स कहती है कि हमें बेबी को 3 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, जिससे बेबी बीमार ना हो पाए। जान और ईबो बेबी को नर्स के हाथों में दे देते हैं और नर्स बेबी को लेकर ऑब्जर्वेशन रूम में चली जाती है और बेबी को उस दिन उस रूम में रख देती है। यहाँ जान ईबो को हक किया हुआ होता है और ईबो ने भी जान को हक किया होता है। अभी ईबो को 3 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वह भी बीमार है, सही ढंग से ठीक नहीं हो पाया है। जान ईबो के साथ हॉस्पिटल में 3 दिन तक रुक जाता है और बाकी पूरा शव परिवार घर चला जाता है। 3 दिन बाद ईबो और लिटिल बेबी डिस्चार्ज हो जाते हैं और जान उनको घर लेकर आ जाता है। डॉक्टर्स ने ईबो और जान को कैसे बेबी की टेक केयर करनी है सब कुछ बताया हुआ होता है और ये भी बताया होता है कि अगले 2 से 3 महीने तक जान और ईबो को ना तो इंटीमेट होना है और ना ही सेक्स करना है, क्योंकि ईबो अभी बहुत वीक है। हॉस्पिटल से घर आने के बाद ईबो एक बार फिर से बेबी को मिल्क फीड करवाता है, क्योंकि डॉक्टर्स ने ईबो को बताया है कि बेबी को दिन में 3 टाइम मिल्क फीड करवाना है। उन्होंने ये भी बताया हुआ होता है कि बेबी को सॉफ्ट क्लोथ्स और उसके डायपर्स दिन में
कितने बार चेंज करने हैं। दिन में 6 से 7 बार बेबी के डायपर्स चेंज करने होंगे, जिससे बेबी को रैशेस और इन्फेक्शन ना हो। एक दिन में बेबी को कितना फीड करवाना है, उसके कितने बार नैपीज चेंज करनी है और उसकी कितनी बार ऑयल से मसाज करनी है, ये सब बता दिया होता है डॉक्टर्स और नर्सेस ने। ईबो और जान, यहाँ तक कि पूरा शाह परिवार बेबी की अच्छे से टेक केयर कर रहा होता है। ईबो और भी ज़्यादा अब बिज़ी हो गया होता है बेबी के टेक केयर करने में। वो पूरा दिन बेबी के साथ रहता, उसकी टेक केयर करता। जान भी ऑफिस से आने के बाद बेबी के साथ खूब खेलता और ईबो को भी हक करे हुए रखता, और रात में वो एक दूसरे को हक करके सो जाते और बेबी उन दोनों के बीच में ही सोया रहता है। अब धीरे धीरे बेबी भी बड़ा होने लगता है और ईबो भी रिकवर होने लगता है, और अब घर में शाओ यानली की शादी की तैयारियां भी चलने लग गई हैं। पूरा शाओ परिवार बेबी के साथ खूब खेलता है और बेबी के साथ खूब एंजॉय करता है। वो पूरा शाओ परिवार की आंख का तारा है। यानली के लिए अब वेडिंग गाउन भी सेलेक्ट हो चुके हैं। अब शादी को कुछ ही दिन बचे हैं। धीरे धीरे अब यानली की भी शादी का दिन आ जाता है। पूरा शाओ परिवार और जिन परिवार चर्च में जाते हैं। चर्च में जिन जूशियान प्रीस्ट के साथ सबसे आगे खड़ा हुआ होता है और यानली का कब से इंतजार कर रहा होता है। अब यानली अपने फादर के साथ चर्च में एंटर करती है और धीरे धीरे जिनजूशियान के सामने खड़ी हो जाती है। जिनजूशियान ने काले कलर का एक सूट पहना हुआ होता है और यानली ने सफ़ेद से रंग का एक प्यारा सा गाउन पहना हुआ होता है। वे दोनों बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। यानली ने अपने हाथों में एक सफ़ेद रंग का बुके पकड़ा हुआ होता है। प्रीस्ट मैरिज सेरेमनी को आगे बढ़ाता है। वे दोनों अपनी वेडिंग रिंग एक्सचेंज करते हैं, कई कस्में और वादे करते हैं और लास्ट में प्रीस्ट दोनों से कहता है कि वे एक दूसरे को अपना लॉफुली वेडिंग पार्टनर्स एक्सेप्ट करते हैं। तो वे दोनों यस आई डू बोलते हैं और फिर प्रीस्ट उन दोनों को अपनी वेडिंग किस करने को बोलता है। यानली और जिनजूशियान एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद प्रीस्ट उन दोनों की वेडिंग सेरेमनी को अनाउंस कर देता है। अब जिनजूशियान और यानली अपने अपने फैमिली मेम्बर्स से वेल विशेस लेते हैं और अपने भाइयों और छोटे सिबलिंग्स से गले मिलते हैं। दोनों की वेडिंग में ईबो और जान का बेबी बहुत इंजॉय करता है। उसके बाद यानली शाओ परिवार से विदा लेती है। पूरा शाओ परिवार यानली को रोते हुए विदा करता है। यानली जिनजूशियान और जिन फैमिली के साथ अपने लॉज के हाउस में चली जाती है। मैं अपनी स्टोरी को यहीं पर फिनिश करती हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। एंड टेक केयर एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड स्वीट ड्रीम्स।